नमस्कार दोस्तों। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे स्पोर्ट्स के व्यवसायिक यानी बिजनेस एंगल के ऊपर में। विगत कुछ वर्षों में स्पोर्ट्स जो है, खेल जो है, यह अपने आप में एक बड़े व्यवसाय के रूप में परिवर्तित हो गया है। क्या आपको पता है कि WWE यानी वर्ल्ड वाइड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, जो अपने आप में एक नूरा कुश्ती है, जिसमें पहले से ही निर्धारित होता है कि विजेता कौन होने वाला है, उस नूरा कुश्ती की वार्षिक आमदनी जो है WWE की, वो 12,000 करोड़ से अधिक है। इस WWE को ओन करने वाली जो कंपनी है, TKO होल्डिंग्स, क्या आपको पता है कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो $15 बिलियन से ज्यादा है। ये मार्केट कैप भारत की कई निफ्टी 50 कंपनीज की भी मार्केट कैप से अधिक है, जैसे कि इंडसइंड बैंक, श्रीराम फाइनेंस, हीरो मोटरकॉर्प्स इत्यादि। क्या आपको ये पता है कि आईपीएल का एक मैच जो है वो सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन एंड डिजिटल राइट्स के माध्यम से 115 करोड़ रुपए की आय जो है वो बीसीसीआई को प्रदान करता है। क्या आपको ये पता है कि जो खाड़ी देश के जो बड़े बड़े ये कंट्रीज हैं और उनके जो बड़े बड़े शेख हैं, जो कई कुओं को, तेल के कुओं को ओन करते हैं, वो इस नूरा कुश्ती WWE में स्टेक लेने के लिए उनमें एक होड़ सी लगी हुई है। तो हम इस व्यवसाय, खेल का जो व्यवसायिक एंगल जो है, बिजनेस एंगल जो है, उस पे हम चर्चा करेंगे। साथ में ही हम ये समझेंगे कि कैसे आदिकाल से जो है वो स्पोर्ट्स को एक टूल के रूप में जो है वो शासक वर्ग इस्तेमाल करता आया है, किसी भी तरीके की पब्लिक डिसेंट को रोकने या समाप्त करने के लिए। क्या है ग्रामेस्की की हेजिमोनिक थ्योरी, क्या है जोसेफ राय की सॉफ्ट कंट्रोल थ्योरी, क्या है ब्रेड एंड सर्कस पॉलिसी जो रोमन काल से चली आ रही है। परंतु इन सभी चीजों पर चर्चा करने से पूर्व जो आप थंबनेल में देख रहे हैं, जी हाँ, हल्क हॉगन जो इस नूरा कुश्ती WWE के सुपरस्टार हुआ करते थे 1980 और 1990s के दशक के, वो अब हमारे बीच में अब नहीं रहे। दोस्तों, हल्क हॉगन का जन्म जो है वो जॉर्जिया यूएसए में हुआ था 1953 में, अगस्त 1953 में, और वो 71 वर्ष के थे जब उनका देहांत हुआ। हल्क हॉगन का जो जन्म का नाम था वो हल्क हॉगन नहीं था, वो टेरी बोलियो उनका नाम था। उनके पिता जो थे पीटर बोलियो, वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, और माँ जो थी वो एक डांसर थी, डांस टीचर थी। उसके साथ ही जो टेरी बोलियो बचपन से काफी मतलब कद काठी उनकी काफी ऊंची और अच्छी थी, और उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। तो उन्होंने कॉलेज आते से ही कॉलेज की शिक्षा छोड़ी अपनी, और वो रेसलिंग के अखाड़े में कूद गए। 1977 में वो पहली बार जो है वो प्रोफेशनल रेसलिंग में उतरे, और चूंकि उनकी कदकाठी अच्छी थी, 6 फुट 8 इंच लंबे थे, 300 पाउंड उनका वजन था। यदि हम उसको केजी में कन्वर्ट करें तो ये करीबन 136 केजी के आसपास आता है। याद रखिएगा, जब कभी भी पाउंड से केजी में कन्वर्ट करना हो तो जो भी पाउंड में चीज दी जाती है उसको 2.2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको केजी में चीज मिल जाएगी। तो टेरी बोलियो का जो वजन था और जो कदकाठी थी, वो उनको WWE की तरफ लेके आई। विंस मैकमोहन जो है, उन्होंने 1983 दिसंबर में हल्क हॉगन को जो है वो साइन किया। टेरी बोलियो का नाम हल्क हॉगन ऐसे पड़ा कि 1977 में CBS जो बहुत बड़ा अमेरिका में टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है, उसमें एक बच्चों का सीरियल आया करता था, द इनक्रेडिबल हल्क। तो उस द इनक्रेडिबल हल्क से उन्होंने नाम जो है वो हल्क चूज किया, और अपना नाम, रेसलिंग का नाम उन्होंने हल्क हॉगन रखा। दोस्तों, 1983 दिसंबर में साइन करने के बाद 1984 से हल्को मैनिया का एक ऐसा दौर चला कि WWF हुआ करता था उस टाइम में, वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फेडरेशन। ये कुछ सीमित राज्यों में ही अमेरिका के देखा जाता था, वो पूरा अमेरिका और पूरे विश्व में उसका जो है प्रचार प्रसार हो गया। ये WWF जो था, ये पॉप कल्चर
और वायलेंट स्पोर्ट जैसे कि बॉक्सिंग, इसका एक मिश्रण था। और इस मिश्रण ने इतना अद्भुत असर लोगों के दिमाग पे छोड़ा, खास तौर पे हल्क हॉगन जैसे कैरेक्टर्स ने, कि इसका अपने आप ही जो है वो मतलब इन्होंने काफी ज्यादा प्रसिद्धि हासिल की। इसका आपको मैं एक उदाहरण देता हूं नंबर द्वारा, कि 1984 में WWF की एनुअल रेवेन्यू यानी वार्षिक आय जो थी वो थी $71 मिलियन। और 2024 में यानी ठीक 40 साल बाद इसकी वार्षिक आय जो है वो $71 मिलियन से बढ़ के होगी $1800 मिलियन। ठीक है, तो आप ये समझिए कि सॉरी $1400 मिलियन, यानी कि $1.4 बिलियन, यानी 20 गुना जो है इनकी वार्षिक आय बढ़ी है सिर्फ 40 साल के अंदर। इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो हल्क हॉगन ने निभाया था। हल्क हॉगन जो है आप ऐसा समझ लीजिए कि उनकी वो येलो ड्रेस, उस पे रेड का कॉम्बिनेशन, ब्लैक कलर का बैंडाना, व्हाइट हॉर्सशू मुस्टैच, ये जो उनका पर्सोना था, इस पर्सोना ने बहुत ज्यादा लोगों को आकर्षित किया और उनको हॉलीवुड हॉगन के भी नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि रॉकी 3 मूवी जो थी उसमें उन्होंने एक रोल छोटा सा रेसलर का प्ले किया था, थंडर लिप्स, जहां तक मुझे नाम याद आ रहा है उस कैरेक्टर का नाम था थंडर लिप्स। तो हल्क हॉगन जो है हल्कोमैनिया के ब्रांड मैस्कॉट थे। ये 1984 से 1992 के बीच में चला। 1992 से 94 के दौर में जो है हल्क हॉगन अखाड़े से, रिंग से थोड़े दिनों के लिए बाहर रहे। 1994 में इनका फिर से पदार्पण हुआ। तब तक WWF में एटीट्यूड एरा की शुरुआत हो गई थी। एटीट्यूड एरा में नए खिलाड़ी उभर के आ रहे थे, जैसे ट्रिपल एच हो गए, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन हो गए, आपके अंडरटेकर हो गए, उनके भाई केन हो गए, इस तरीके के कई किरदार जो है, शॉन माइकल हो गए, ये लोग एटीट्यूड एरा के काफी बड़े पहलवान माने जाते थे। परंतु उसमें भी आके हल्क हॉगन ने जो है अपने लिए एक छोटा सा जगह बनाया और 2012 तक हल्क हॉगन जो है ये आप समझ लीजिए कि इसके अंदर में, रेसलिंग के अंदर में जो है वो इन्वॉल्व रहे। हल्क हॉगन का जो तकिया कलाम था, वो तकिया कलाम ये था, हर इंटरव्यू में वो बोलते थे कि वर्क हार्ड, प्रे रेगुलर एंड टेक योर विटामिन। उनका कहना था कि मेरी ये जो बॉडी बनी है, जो डोले शोले बने, 25 इंच के उनके डोले थे, वो बोलते थे कि ये डोले बने हैं मेरे विटामिन खा के। हालांकि 1995 में उन्होंने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि ये स्टेरॉइड्स लेने के कारण जो है ये उनके बाइसेप्स बने और इतनी खूबसूरत बॉडी जो है ये विटामिन नहीं बल्कि इसमें स्टेरॉइड्स का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, हल्क हॉगन हमेशा से ऐसा नहीं है कि प्रसिद्धि रहे, उनका कई बार जो है कंट्रोवर्सीज में भी नाम आया है। पीटर थेल करके एक बहुत बड़े आप समझ लीजिए प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर वेंचर कैपिटल फंड मैनेज करते हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे फेसबुक हुआ, स्पेसएक्स हुआ, पेपाल हुआ, लिफ्ट हुआ, इन सब कंपनीज में स्टार्टअप में इन्होंने फंडिंग की है। ठीक है, तो पीटर थेल मतलब अरबपति हैं, बिलियनियर हैं। पीटर थेल की एक इन्होंने गॉकर करके एक मीडिया था अमेरिका में, जिसने ये डिस्क्लोज किया कि पीटर थेल एक होमोसेक्सुअल है। तो तब से पीटर थेल के मन में गॉकर को लेके बहुत ज्यादा क्रोध और गुस्सा था। तो गॉकर जो था ये बड़ी सेंसेशनल टाइप की न्यूज दिया करता था। गॉकर ने ऐसी एक बार जो है हल्क हॉगन की सेक्स वीडियो जो है वो अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दी। पीटर थेल ने हल्क हॉगन को पैसे दिए और कहा कि तुम मानहानि का दावा करो, और हल्क हॉगन ने मानहानि का दावा किया। वो जीते भी $130 मिलियन, यानी इंडियन करेंसी में आप समझिए कम से कम 1200 करोड़ के ऊपर जो है कोर्ट ने गॉकर मीडिया एजेंसी को बोला कि आप हल्क हॉगन को दीजिए। लास्ट में वो $31 मिलियन में केस सेटल हुआ और गॉकर ने जो है बैंकरप्सी अनाउंस कर दी। और पूरे मीडिया जगत में इस बात को लेके बहुत हल्क हॉगन की भद्द पीटी गई कि भाई आप जो है आप इतने बड़े बड़े बैंकरप्सी ला रहे हैं जिससे मीडिया एजेंसीज जो है पूरी की पूरी बैंकरप्ट हो जा रही हैं। परंतु इसमें गलती गॉकर की थी, गॉकर मीडिया एजेंसी की थी, हल्क हॉगन की नहीं थी। तो फाइनली हल्क हॉगन के बारे में जो है अच्छा लिखा जाने लगा। परंतु फिर उनके बारे में ये आया कि वो रेशियल टिप्पणी, वो काले लोगों के बारे में बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हुए सुने गए
और WWE ने उनसे अपना एक किनारा बना लिया, एक दूरी बना ली। दोस्तों ये तो रही हल्क हॉगन की कहानी संक्षिप्त में। अब हम आते हैं कि कैसे हल्क हॉगन को जो है वो इस्तेमाल किया WWF ने या WWE ने एक अमेरिकन सुप्रीमेसी, एक वाइट सुप्रीमेसी की माइंडसेट को फैलाने के लिए। दोस्तों हल्क हॉगन ने जो है वो कई फाइट्स जो हैं वो अमेरिका के जो दुश्मन राष्ट्र जैसे माने जाते हैं, रशिया हुआ या ईरान हुआ, तो ईरान के सिंबल के रूप में माना जाता था एक रेसलर को आयरन शेक। हालांकि वो ईरान में पैदा नहीं हुए थे, बट उनका कैरेक्टर बनाया गया ऐसा आयरन शेक का। रशिया का एक कैरेक्टर बनाया गया निकोलाई उनका नाम था, सरनेम याद नहीं आ रहा मुझे, तो निकोलाई रुसलॉफ नाम था शायद। तो निकोलाई को रशियन रेसलर के रूप में दिखाया गया और हल्क हॉगन को दिखाया गया कि इन्होंने इन दोनों रेसलर्स को हराया और एक बार नहीं कई बार हराया। तो इससे अमेरिकन सुप्रीमेसी जो है वो स्थापित करने की इन लोगों ने एक कोशिश की। देखिए जोसेफ नाय करके एक इंटरनेशनल बहुत बड़े थ्योरिस्ट विद्वान रहे हैं, इन्होंने एक बहुत प्यारी किताब लिखी है द फ्यूचर ऑफ पावर। उसमें उन्होंने 3 तरीके के पावर्स के बारे में बात की है। एक है हार्ड पावर, एक है सॉफ्ट पावर और तीसरा है स्मार्ट पावर। हार्ड पावर यानी कि मिलिट्री माइट या इकोनॉमिक माइट से, है ना, आप अपनी सेना के माध्यम से या आप अपनी आर्थिक शक्ति से जो है अपने दुश्मन को झुका दो। सॉफ्ट पावर जो है वो है कि आप किस तरीके से लोगों को अपनी कल्चरल सुप्रीमेसी दिखा के, अपने भाषा, अपने देश में व्याप्त खान पान, अपने देश में व्याप्त दूसरे अलग अलग तरीके के कल्चरल एस्पेक्ट से जो है उनको रिझा के अपने आप फोल्ड में लेके आ जाओ। हॉलीवुड इसका अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। हॉलीवुड सॉफ्ट पावर का एक उदाहरण है। ऐसी 1980s में पॉप कल्चर और WWF जो है एक सॉफ्ट पावर के रूप में जो है वो उभरे और अमेरिकन सुप्रीमेसी जो है वो हॉलीवुड में रॉकी और रैम्बो जैसी मूवी के माध्यम से जो है वो पूरे विश्व में उसका प्रसार हुआ। वहीं दूसरी तरफ WWF में हल्क हॉगन की जो द ग्रेट अमेरिकन हीरो वाली जो उनकी जो कैरेक्टर बनाया गया, उनका जो कैरेक्टर बनाया गया, इमेज बनाया गया, उसके माध्यम से दिखाया गया कि कैसे ये अमेरिका के जो दुश्मन राष्ट्र के जो सबसे शक्तिशाली लोग हैं, भले काल्पनिक है पर शक्तिशाली जो लोग हैं, उनको कैसे अमेरिका के जो है सुपर पावर हल्क हॉगन ने जो है वो हराया। हल्क हॉगन की एंट्री हुआ करती थी रिंग के अंदर में द रियल अमेरिकन सॉन्ग से, जो रिक डेरिंगर ने लिखा था और म्यूजिक दिया था। ये द रियल अमेरिकन जो है ये म्यूजिक, ये सॉन्ग बहुत ही हिट हुआ था 1980s में, 1970s में। तो दोस्तों एक सॉफ्ट पावर जो है वो बनाने का प्रयास किया जाता है इस तरीके के हॉलीवुड, WWF, स्पोर्ट्स, इन सब माध्यमों से। इसके अलावा हमने ये देखा है कि किस तरीके से शासक वर्ग जो है वो हमेशा से शोषितों, दमितों का ध्यान हटाने के लिए जो है वो खेल का यूज करता है। रोमन काल से हम देखते आ रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े एम्फी थिएटर बनाए गए जिसमें ग्लैडिएटर्स जो है वो लड़ाई करते थे और लोगों का मनोरंजन करते थे। ईसा 100 शताब्दी यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के 100 साल बाद एक रोमन फिलोसोफर हुए थे जुवेनाइल, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था ब्रेड एंड सर्कस का। उसमें कहा था कि लोगों को यदि आप फ्री का राशन, फ्री की रोटी दो और उनके मनोरंजन का जो है वो एक साधन प्रोवाइड कर दो, तो आपके खिलाफ, शासक वर्ग के खिलाफ वो कभी नहीं जाएंगे। साउंड सिमिलर टू द प्रेजेंट सिचुएशन। आज भी हम देख रहे हैं कि 5 केजी राशन 80 करोड़ लोगों को इस देश में मिल रहा है। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन जैसी जो है फ्री, मतलब ऑलमोस्ट बहुत लो कॉस्ट पे जो है एंटरटेनमेंट के साधन उपलब्ध है। और शायद यही कारण है कि जो रोजमर्रा की जो हमारी जो समस्याएं हैं उससे लोगों का ध्यान जो है कहीं भटक गया है और पब्लिक डिसेंट को एंटरटेनमेंट के माध्यम से दबा दिया गया है। किसी भी तरीके से पब्लिक रिबेलियन ना हो उसको दबा दिया गया है। यहीं पे आता है जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था, एंटोनियो ग्राम्स्की की हेजीमोनी थ्योरी। हेजीमोनी थ्योरी क्या बोलती है? हेजीमोनी क्या बोलता है
कि भाई आप लोगों को, जो शासक वर्ग है, वो हमेशा शोषितों को, दमितों को अपनी शक्ति प्रदर्शन द्वारा ही सत्ता स्थापित करके नहीं रखता, बल्कि वो ऐसे ब्रेन वॉश करता है, इस तरीके से जो है मानसिक उसके पटल पे परिवर्तन करता है कि लोग खुद ब खुद अपने जीवन का नियंत्रण जो है वो इन शासक वर्गों के हाथ में दे देते हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो तरीका है वो है ब्रेड एंड सर्कस, यानी कि फ्री का खाना दो और दूसरी तरफ जो है आप उनको एंटरटेनमेंट के साधन मुहैया कराओ। तो ये आदि काल से चला रहा, रोमन काल से हम देख रहे हैं, रोमन साम्राज्य से, कि एंटरटेनमेंट का, स्पोर्ट्स का, ग्लैडिएटर्स का आज की डेट में WWE, WWF का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है रियल लाइफ प्रॉब्लम से आपके ध्यान भटकाने के लिए। जिस समय में अमेरिका में WWF जो है वो तेजी से फैला, उसी वक्त में अमेरिका का डेट भी जो है वो बहुत तेजी से फैला। 1981 में अमेरिका के ऊपर में डेट था $1 ट्रिलियन का, जो आज बढ़ के हो गया है $36 ट्रिलियन। और ये 45 साल के कालखंड में हमने देखा है, 40-45 साल में, कि अमेरिका में इस तरीके के जो स्पोर्ट्स हैं, जैसे वर्ल्ड वाइड रेसलिंग एंटरटेनमेंट हो या फिर अल्टीमेट फाइट चैंपियनशिप यानी UFC हो, इनका जो है प्रचार प्रसार, इनकी जो प्रसिद्धि जो है, इनकी लोकप्रियता जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। और यहीं से आता है वैल्यूएशन या मार्केट कैप का गेम। दोस्तों, मैंने लास्ट में इसलिए बचा के इस पार्ट को रखा था क्योंकि लोग लास्ट तक वीडियो देखते नहीं है, तो मैंने सोचा कि इस बार इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में ही समझाया जाए। तो ये जो है WWE यानी वर्ल्ड वाइड रेसलिंग एंटरटेनमेंट और अल्टीमेट फाइट चैंपियनशिप जो है UFC, इनका सितंबर 2023 में मर्जर हो गया। ठीक है, WWE के मेन जो शेयर होल्डर थे वो थे विंस मैकमोहन, और जो UFC चैंपियनशिप, UFC फाइट जो है, इसको एक कंपनी जो है वो होल्ड करती है, उसका नाम है एंडेवर। एंडेवर के जो मेन ओनर है, 59% उनका स्टेक था उस टाइम में, उनका नाम था पैट्रिक व्हाइटसेल। तो ये एंडेवर और WWE के बीच में जब मर्जर हुआ, तो ये जो मर्ज कंपनी बनी, इसका नाम बना TKO होल्डिंग्स। TKO होल्डिंग्स के अंदर में WWE का शेयर था 49% और 51% शेयर था एंडेवर का। ओके, अब हुआ ये कि धीरे धीरे WWE ने अपना स्टेक कम किया, क्योंकि इसके जो मालिक थे विंस मैकमोहन, इन्होंने शेयर एंडेवर को बेचना चालू किया। तो आज की डेट में विंस मैकमोहन का शेयर जो है TKO होल्डिंग में सिर्फ 3.25% का है। वहीं दूसरी तरफ एंडेवर जो कंपनी थी, जिसका 51% स्टेक था जब मर्जर ये सितंबर 2023 में हुआ था, वो कंपनी पूरी तरीके से बिक गई है। पैट्रिक व्हाइटसेल जो इसके ओनर है, इन्होंने अपने अधिकतर शेयर जो हैं वो एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है सिल्वर लेक करके, उसको बेच दिया है। अब आप बोलोगे कि भाई ये सिल्वर लेक को बेचा है, क्यों बेचा है? बेचा इसलिए है क्योंकि इस कंपनी का वैल्यूएशन $15 बिलियन के ऊपर का है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब आप बोलोगे कि भाई ये वैल्यूएशन कंपनी के आते कैसे, इनके अर्निंग के साधन क्या है? तो आप इस चीज को समझिए कि 4 मेनली सोर्स ऑफ इनकम रहती हैं इस तरीके की कोई भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के या कंपनीज के। पहला रहता है मीडिया राइट, इसमें टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग राइट और डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग राइट रहता है। यही मेनली 70-75% जो है वो रेवेन्यू जो है वो रेस करके देता है। WWE का जो मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग राइट जो लास्ट ईयर का था, वो था $865 मिलियन और UFC का था $880 मिलियन। तो मतलब आप समझ लीजिए कि इनका 60% के जो टोटल रेवेन्यू है उसमें अकेले जो है वो मीडिया राइट्स ने दिया। दूसरा इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम रहता है वो रहता है टाइटल स्पॉन्सरशिप एंड पार्टनरशिप। जैसे IPL में आपने देखा कि टाटा टाइटल स्पॉन्सर है, तो वो IPL को 2,500 करोड़ 5 साल का उसके पास में टाइटल ये रहेगा, तो हर साल 500 करोड़ देता रहेगा। तो ऐसी टाइटल स्पॉन्सरशिप WWE की भी है, और यहाँ से लास्ट ईयर WWE को $83 मिलियन और UFC को $251 मिलियन मिला। तीसरा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है कंज्यूमर प्रोडक्ट लाइसेंसिंग, टोपी, टी शर्ट, जूते, है ना, अलग अलग तरीके के मर्चेंडाइज, कप, ये सब जो हैं ये
बनाती हैं ये कंपनीज, उसमें WWE का लोगन या UFC का जो है वो लोगो बना रहेगा और उनको बेचती हैं। तो इससे जो पैसे आए वो थे $111 मिलियन WWE के और $55 मिलियन जो है UFC के। और जो सबसे बड़ा मीडिया राइट के बाद में जो पैसा कमाने का जरिया है वो है गेट फीस या लाइव इवेंट, यानी जो लोग टिकट खरीदते हैं। तो लास्ट ईयर यानी 2024 में जो है $338 मिलियन का जो है WWE का गेट फीस आया था। वही UFC का जो था वो सिर्फ $220 मिलियन था। तो इस तरीके से हम मिलाएं तो UFC ने भी $1.4 बिलियन कमाया और WWE ने भी लगभग उतना ही कमाया। कुल मिला के $2.8 बिलियन का रेवेन्यू पिछले साल में इस TKO होल्डिंग कंपनी का था। तो इस TKO होल्डिंग कंपनी जिसमें मेन शेयर एंडेवर का था, एंडेवर को सिल्वर लेक करके प्राइवेट इक्विटी फर्म ने बोला कि आप अपने हमें स्टेक बेचिए, हम आपको उचित जो है शेयर प्राइस के हिसाब से पैसे देंगे। तो सिल्वर लेक के साथ साथ में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो कंट्री है, जो बेसिकली 7 किंगडम्स का जो है वो एक मिलन है, एक राष्ट्र के रूप में मिलन है, जिसमें शारजा आता है, जिसमें अबू धाबी आता है, जिसमें दुबई आता है, ऐसे 7 अलग अलग किंगडम्स हैं। तो इन किंगडम्स, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है इसका एक सोवेरियन इन्वेस्टमेंट फंड है मुबादला करके। मुबादला ने जो है वो सिल्वर लेक के साथ में इस एंडेवर कंपनी को खरीद लिया और आज की डेट में WWE या UFC फाइट जो हम देखते हैं, इससे पैसा जो है वो मेनली ये अरब के शेख लोगों को जा रहा है। सिल्वर लेक के कौन इन्वेस्टर्स है मालूम नहीं, चीनी हो सकते हैं, रशियन हो सकते हैं, अमेरिकन हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम है, उनके पास में जा रहा है। और माइकल डेल जो डेल कंप्यूटर बनाते थे वो भी एक इसके अंदर में बड़े इन्वेस्टर है, उनके पास में जाता है। तो दोस्तों ये कुल मिला के जो मैंने आपको बताया आज, मुझे लगता है कि थोड़ी जानकारी WWE के प्रति आपकी बड़ी होगी, हल्क हॉगन के बारे में आपने कुछ जाना होगा और आपको इनकी क्या बिजनेस मॉडल है उसके बारे में समझ में आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई $15 बिलियन का वैल्यूएशन कैसे इस कंपनी को मिल रहा है। देखिए वैल्यूएशन जो है वो कैसे निकाला जाता है, इसका जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का मतलब क्या है कि आज के जो ₹100 हैं वो कल के ₹100 के बराबर नहीं होंगे। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि फ्यूचर में किसी भी कंपनी का अर्निंग कितना होगा। तो मान लीजिए उस कंपनी का अर्निंग जो है वो ₹100 होता है, ठीक है। तो उस कंपनी का जो ₹100 अर्निंग है, आज की डेट में तो उसकी वैल्यू 100 नहीं होगी, उसकी ₹10 होगी, क्योंकि हमको मालूम है कि धीरे धीरे समय के साथ में आमदनी बढ़ती है। अगर आप 1 करोड़ का घर जो है आपने 2012 में खरीदा होगा तो आज वो 2 करोड़ का होगा, ठीक है। तो ऐसी हर चीज की वैल्यू बढ़ती है, पैसे की वैल्यू भी बढ़ जाती है, यानी पैसे का वैल्यू जो है वो बेसिकली घटता है इन्फ्लेशन के कारण। तो एब्सोल्यूट टर्म में पर वो बढ़ता है, ₹100 की चीज ₹200 हो जाती है। तो यही हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो में एक अंदाजा लगाते हैं कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना होगा, और उस टोटल प्रॉफिट को हम धीरे धीरे डिस्काउंट करके जो है आज के डेट में लेके आते हैं। आज के डेट में जो डिस्काउंट करके लेके आते हैं वही उसका शेयर प्राइस या वही उसका वैल्यू होता है। अब आप बोलोगे डिस्काउंट कैसे करते हैं? डिस्काउंट बेसिकली उस कंट्री की डिस्काउंटिंग रेट जो रहता है वो बेसिकली उस कंट्री का जो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड रहता है उसको हम यूज करते हैं। तो ऐसे हम फ्यूचर के कैश फ्लो जो है टोटल 15 साल का, उस 20 साल का, 25 साल का, जो भी टाइम पीरियड हम ले रहे हैं उसको हम आज की डेट में उसका वैल्यू निकालते हैं और जो वैल्यू आता है उसी को हम समझते हैं कि ये इस कंपनी का वैल्यूएशन है। तो दोस्तों इस पे और हम आगे चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे हाथों को सशक्त करने के लिए, इस चैनल को सशक्त करने के लिए कृपया करके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9860317209 पे। इसी नंबर पे मेरा फोन पे भी कनेक्टेड है। यदि आप हमको कुछ कंट्रीब्यूट, डोनेट या दान करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।